कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और जो ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी वो द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ड रहेगी कि जो 15 नवंबर से लेके 21 नवंबर के बीच के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उनको कवर करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनको हम ब्रीफ में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये हमारा पार्ट सेकंड है। इस पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और जो आज की हमारी क्लास रही इसमें भी हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस वीक से बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, द ब्राइट क्लासरूम प्लेटफॉर्म द यूट्यूब पे भी है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है, तो वहाँ पे भी आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि हमारी क्लासेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, नेम द कंट्री दैट वाज अनोनिमसली री इलेक्टेड टू द कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर द एशियन रीजन ड्यूरिंग कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हेल्ड इन नवंबर। हमें उस कंट्री का नाम बताना है जिसको क्या दोबारा कि इसको री इलेक्ट किया है, किसमें, कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर, किस चीज में, एशियन रीजन के अंदर। कब किया गया? कोडेक्स की जो एलिमेंटेरियस कमीशन है उसकी मीटिंग हुई थी हाल ही में नवंबर में, तो उसमें किसको सिलेक्ट किया गया ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें उससे पहले कुछ एक चीज है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए जिसमें हमारा नाम आया है, जैसे इसमें कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसको हम डिस्कस जरूर करते हैं कि ये कमीशन है क्या, एक्चुअली ये कमीशन है क्या। जो ये कोडेक्स एलिमेंट्री जो कोडेक्स का जो एलिमेंट्री कमीशन है, CAC जिसको हम बोलते हैं, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में। 1963 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसके जो हेड है, जो करंट हेड है वो कौन है? एलन एजेगले। आप इसको स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, एजेगले, एलन एजेगले है इनके हेड है इस कमीशन के। और ये कमीशन है, ये क्या करती है, ये कमीशन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, ये क्या करती है? ये क्या है कि ये एक तरह से फूड कोड डिसाइड करती है, फूड कोड है डिसाइड करती है। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फूड स्टैंडर्ड है और जो उनकी गाइडलाइंस है और उनकी जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है इसका कलेक्शन है। ये इसका जो मेन एम क्या रहता है कि जो कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना इसका मेन एम रहता है। और इसमें क्या रहता है कि इंटरनेशनल फूड मार्केट में जो फेयर प्रैक्टिस हो इसको बढ़ावा देने के लिए ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये सबको मैनेज करने के लिए जो कोडेक्स कमीशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसको इस्टेब्लिश तो किया, इसको इस्टेब्लिश किसने किया? फूड जो FAO हमारी है ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ साथ वर्ल्ड इसको किसने? WHO ने, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड इसमें WHO काम करेगी और फूड से रिलेटेड जो है जो पैरामीटर सेट करने हैं वो कि कौन गाइड करेगा? FAO इसको गाइड करेगा। तो ये दोनों मिलके इसको मैनेज करते हैं, CAC को, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है जिसको मैनेज कौन करता है? WHO और FAO। और इसको रिकॉग्निशन किसने दी? इसको रिकॉग्निशन की दी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्निशन की। और इसको इंटरनेशनल बेंचमार्क माना जाता है फूड सेफ्टी के लिए, कि ये डिसाइड करता है कि किसी चीज़ का जो फूड सेफ्टी किस पैरामीटर पे सेट होगी, किस चीज़ पे इसको चेक किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो कौन डिसाइड करता है? CAC डिसाइड करता है, ठीक है। और इससे क्या रहता है कि एक तरह से अगर आपको बॉर्डर पार कोई देश यहाँ पे कोई चीज़ अपने बना रहा है, इसको अपनी बॉर्डर पार किसी चीज़ को भेजना है, तो इंटरनेशनल लेवल के जो पैरामीटर सेट हैं उनको अगर वो फॉलो करेगा, उनको अगर क्वालिफाई करेगा तभी वो चीज़ बॉर्डर पार आएगी, अदरवाइज वो बॉर्डर पार नहीं आएगी। तो ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उनको सेट कर इसमें किए गए हैं। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसको तो हमने पढ़ लिया कि CAC है क्या। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि उस कंट्री का नाम बताना है जिसमें इसको री इलेक्ट किया गया है। तो जो मैं 2 बार बोल भी चुका हूँ नाम, तो वो रहेगा इंडिया को हाल ही में इसमें दोबारा री इलेक्ट किया गया है। और जो इंडिया की जो रही है टर्म रही है वो 2027 तक एक्सटेंड की गई है।
और जो ये कोडेक्स जो ये सबमिट हुई थी, इसके लिए इंडिया की तरफ से किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया? तो इंडिया का जो डिपार्टमेंट है FSSAI, जो इंडिया में कोड है, जो स्टैंडर्ड है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, जो डिसाइड करता है, उनके जो हेड है वो कौन है? रजीत पुनहारी। रजीत पुनहारी, ये कौन है? ये है सीईओ, है सीईओ FSSAI के। अब FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया के अंदर किसी चीज़ को अगर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है कोई चीज़, और या इंटर डिस्ट्रिक्ट भी अगर कोई चीज़ वेरी करती है, तो फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है वो सेट करने हैं, तो कौन करेगी? FSSAI करेगी इंडिया के अंदर। और जो बॉर्डर लेवल पे अगर कुछ चीज़ सेट करनी होगी, तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कोडेक्स कमिटी जो कमीशन है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इंडिया की तरफ से इंडिया को लीड किसने किया था? ये रंजीत पुनहारी ने किया था। रंजीत पुनहारी नाम है इसका। अब बढ़ते हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन नवंबर QS released the fourth edition of QS World University Ranking Sustainability 2026. Which of the following university did not appear among the world top 5 institution? हमें पूछा गया है कि हाल ही में क्या किया है कि QS ने जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसको हाल ही में रिलीज किया है। तो हमें ये पूछा गया है कि इसमें टॉप 5 में कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो मैं हमेशा एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको अगर ये छांटना हो कि कौन सी नहीं थी, तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि टॉप 5 में कौन सी है। उससे क्या है कि आप इजीली इसको क्या कर पाओगे, इसको आप एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शन को। तो जो हमारा इसमें जो टॉप 5 के लिए हमें पहले पढ़ना होगा कि टॉप 5 कौन कौन सी है। जो QS ने जो रिपोर्ट दी है उसमें टॉप 5 कौन कौन सी है। इसमें टोटल जो यूनिवर्सिटियाँ इंक्लूड की गई थी वो 2000 यूनिवर्सिटीज़ है वो इसमें इंक्लूड की गई थी। और जो कितने कंट्रीज़ की थी? 106 कंट्रीज़ की ये जो यूनिवर्सिटी थी, उनके जो उनको कवर किया गया था इसमें। और इसमें 3 स्टैंडर्ड थे। इसमें 3 जो स्टैंडर्ड थे उन पे इनको यूनिवर्सिटी इनको चेक किया गया था। पहला था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट था पहला जिस पे इसको चेक किया गया था। दूसरा था सोशल इम्पैक्ट, उस यूनिवर्सिटी का सोशल इम्पैक्ट कितना का है। और तीसरा था गवर्नेंस, उसकी जो गवर्नेंस कैसी है। तो आप 3 ये पैरामीटर उनको याद रखिएगा। इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना है और सोशल इम्पैक्ट कितना और गवर्नेंस कैसी है। ये 3 पैरामीटर पे 2000 जो यूनिवर्सिटी है 2000 इनको वो किया गया था, इनको चेक किया गया था। उसके बाद टॉप 5 जो यूनिवर्सिटी निकाली गई उनको हम पढ़ते हैं कि टॉप 5 में से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। जो पहली है यूनिवर्सिटी वो है लुंड यूनिवर्सिटी, LUND। ये यूनिवर्सिटी है कहाँ की? ये है स्वीडन की। स्वीडन की यूनिवर्सिटी है। सेकंड जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ, ये किसकी है? टोरंटो। टोरंटो यूनिवर्सिटी है और ये कहाँ पे है? लंदन UK के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में। थर्ड जो यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। ये कहाँ पे है? ये भी लंदन UK के अंदर है। और जो फोर्थ यूनिवर्सिटी है, फोर्थ यूनिवर्सिटी कौन सी हमारी? यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग। एडनबर्ग यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? एडनबर्ग है UK के अंदर। एडनबर्ग, एडनबर्ग कहाँ पे है? UK के अंदर। और फिफ्थ जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ये कहाँ पे है? वैंकूवर, वैंकूवर कनाडा के अंदर। इसमें एक हमने एक चीज़ पढ़ी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है वो कहाँ पे है? ये है कनाडा के अंदर, क्योंकि कनाडा से जो वैंकूवर पढ़ा मैंने मुझे ध्यान है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है वो कनाडा के अंदर है। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप 5 में है, टॉप 5 में है। तो अगर क्वेश्चन को देखें हम, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो इसमें ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, ये भी हमारे टॉप 5 में है। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन है, ये भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो कनाडा के अंदर है, और लुंड यूनिवर्सिटी है जो स्वीडन में है। ये चारों हैं। जो नहीं है वो है ए है, जो हमारा आंसर रहेगा। यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ये नहीं है टॉप 5 में। तो टॉप 5 में हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर ये इंडिया के अंदर टॉप पूछ ले, इंडिया के अंदर अगर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ पूछ ले, टॉप
5 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। अगर ये हमसे पूछ ले तो इंडिया के अंदर टॉप 5 कौन सी रही है, तो पहले पे कौन सी रही है, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली है, जिसकी अगर वर्ल्ड के अंदर रैंक बात करें, इसमें साइड में वर्ल्ड रैंक भी लिखता चलूंगा, आप उसको भी नोट कीजिएगा। जो वर्ल्ड के अंदर रैंक की बात करें तो 205 नंबर पे आती है आईआईटी दिल्ली। जो सेकंड है वो है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, जो मुंबई में है। और अगर इसकी टॉप वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें 235 रैंक पे ये स्टैंड करती है। थर्ड जो है वो है आईआईटी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर, जो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। और अगर वर्ल्ड रैंक की बात करूँ 236 रैंक पे ये स्टैंड करते हैं, 236। और जो फोर्थ है वो है डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो पहला था वो आप याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली था। जो फोर्थ रैंक पे है इंडिया के अंदर वो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और वो स्टैंड करते हैं 241 रैंक पे स्टैंड करती है। और जो फिफ्थ है वो है आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास कहाँ है, चेन्नई के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। और वर्ल्ड रैंकिंग की अगर बात करूँ 305 रैंक पे ये स्टैंड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बनता था हमने इसमें डिस्कस किया। हमसे वर्ल्ड का पूछा गया था, लेकिन हमने इंडिया के जो है टॉप 5 में वो भी हमने डिस्कस किया। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज विजिट टू बोट्सवाना इन नवंबर। नीचे 3 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो सही नहीं है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्होंने बोट्सवाना कंट्री है वहाँ विजिट की है। और बोट्सवाना की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, बोट्सवाना के, बोट्सवाना के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, उनके जो प्रेसिडेंट डूमा गिडोन, डूमा गिडोन, गिडोन वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, डूमा गिडोन बोको, ये वहाँ के प्रेसिडेंट है। इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू का वो किया था, वेलकम किया था। अब नीचे जो स्टेटमेंट दी गई वो पढ़ते हैं हम पहले। इंडिया एंड बोट्सवाना मार्क द 65th एनिवर्सरी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन ड्यूरिंग द विजिट। तो ये पहली स्टेटमेंट ये तो सही है कि एनिवर्सरी जो है मार्क की है, लेकिन ये 65th नहीं थी, ये 60th जो हमारी एनिवर्सरी थी वो थी। तो पहली स्टेटमेंट ही हमारी गलत है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। इंडिया एंड बोट्सवाना साइन एमओयू ऑन फार्माकोपियल कोऑपरेशन इनेबलिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये एकदम सही है कि इंडिया ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एमओयू साइन किया है बोट्सवाना के साथ। दूसरा क्या है, ये जो बोट्सवाना बिकम द 18th कंट्री टू ग्रांट ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू द इंडियन फार्माकोपिया एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन। ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि इंडिया को जो बोट्सवाना 18th कंट्री हो गई है जिसने ग्रांट कर दिया ऑफिशियल रिकॉग्निशन इंडिया की जो फार्माकोपिया है उनको, फार्मास जो स्टैंडर्ड है मेडिकल के लिए, जो मेडिसिन की जो स्टैंडर्ड है उनको रिकॉग्निशन दी है। तो बोट्सवाना ऐसी 18th कंट्री हो गई है। तो अब जो इसमें क्वेश्चन बनता है, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विजिट की थी वहाँ पे एक नेचर रिजर्व है। कौन सा नेचर रिजर्व है, मोलोकोडी, मोलोकोडी नेचर रिजर्व है बोट्सवाना के अंदर। वहाँ पे हाल ही में विजिट किया है, कहाँ पे, किसने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विजिट किया है। और बोट्सवाना और इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन ही हुआ है, बोट्सवाना और इंडिया के बीच में, कि वो क्या करेंगे, इंडिया को 8 चीता, जो चीता होते हैं वो इंडिया को डोनेट करेंगे। जो कहाँ इंडिया के अंदर वो कहाँ पे लाए जाएंगे, जो इनके लिए डेजिग्नेटेड जगह बनी है, क्रूनो नेशनल पार्क है अपना, क्रूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, एमपी के अंदर, यहाँ पे इनको शिफ्ट करेंगे। तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते थे वो हमने डिस्कस किए। और इसके बाद एक क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि बोट्सवाना जो कैपिटल है, बोट्सवाना की जो कैपिटल क्या है, बोट्सवाना क्या की कैपिटल क्या है, वो है गैब्रोन,
गैब्रोन, गैब्रोन इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, बोट्सवाना पुला, बोट्सवाना पुला, ये इसकी कैपिट करेंसी है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी अगर प्रेसिडेंट है हमारे या हमारे प्राइम पीएम है, वो अगर किसी कंट्री की अगर विजिट करके आते हैं तो वहां के पीएम, वहां के अगर किसी पीएम पीएम होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, और जो करेंसी होगी, कैपिटल होगी, ये आप जरूर याद कर रखिएगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट अगर स्टैटिक पार्ट में अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो वो इसी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि जो हाल ही में जो विजिट करते हैं हमारे पीएम, या इंडिया के अंदर जो कंट्रीज के जो पीएम आते हैं या प्रेसिडेंट आते हैं, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। हम सोचते हैं कि स्टैटिक पार्ट कहीं से भी उठा के पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन हमेशा वही पूछा जाता है जो करंट में चल रहा होता है। किसी पीएम ने किसी कंट्री का अगर विजिट की है तो वहाँ के पीएम का नाम पूछ लिया जाएगा, या प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया जाएगा, या वहाँ की करेंसी पूछ ली जाएगी, या वहाँ की कैपिटल पूछ ली जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है एग्जामिनर। हमें लगता है कि स्टैटिक पार्ट कहीं से भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, विच एंटिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन डेजिग्नेटेड टू इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशनलाइज द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल नोटिफाइड इन नवंबर 2025। हमसे पूछा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन सी एंटिटी है जो जिसके अंडर ये काम कर रही है, और जिसने क्या किया है हाल ही में कि जिसको इम्प्लीमेंट करेगी, जो क्या करेगी, डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेगी या हेल्प करेगी उसमें। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, डीपीपीआई। ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्ट्री है उसके साथ ये लागू करेगी डेटा, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं उनको। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक एंटिटी बना दी गई है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप स्पॉन्सर्ड बाय सिटी ग्रुप विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम over 200 archers across 30 countries was held from 8th to 14th नवंबर इन कहाँ पे हुई है। हमसे पूछा गया है कि जो 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुई है, जिसको स्पॉन्सरशिप किसने किया था, वो स्पॉन्सर्ड थी सिटी ग्रुप की तरफ से, जिसमें कहा किसने पार्टिसिपेट किया, 30 कंट्रीज के 200 आर्चर्स ने उनने पार्टिसिपेट किया। और कब से कब तक हुई 8 से लेके 14 नवंबर के बीच में हुई। तो हमें बताना है कि कब ये कहाँ पे इवेंट कहाँ पे हुआ। तो ये जो इवेंट है वो हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। ये हुआ था बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और बांग्लादेश ने इसको थर्ड टाइम, बांग्लादेश हैज होस्टेड इट थर्ड टाइम इसने बांग्लादेश ने इसको होस्ट किया है। और 2000 जो लास्ट इसका 23rd, क्योंकि ये तो जो एडिशन है वो 24th एडिशन था, जो 23rd जो एडिशन है वो थाईलैंड में हुआ था। और अगर मेडल टैली से मैं बात करूं, मेडल टैली की, कि इसमें मेडल टैली से भी हमसे पूछा जाता है कि मेडल टैली के अंदर कौन रहा इसमें टॉप पे। तो इसमें जो मेडल टैली है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल, आप देखिएगा टॉप 2 के तो आपको पता ही है एटलीस्ट कि इंडिया को मिला है इसमें 6 गोल्ड मिले, 3 सिल्वर मिले और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। टोटल 10 मेडल मिले हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये रही है कि साउथ कोरिया को 2 गोल्ड मिले हैं, 4 सिल्वर और 4 ही ब्रॉन्ज मिले हैं। तो इंडिया के साथ टाई हुआ है ये किसका, इंडिया और साउथ कोरिया का। लेकिन इंडिया के पास गोल्ड की कैप ये ज़्यादा है, तो इंडिया नंबर 1 पे रहा इसमें। और टॉप 5 की अगर बात करूं तो थर्ड पे कौन रहा है, चाइनीज ताइपई। और फोर्थ पे ये बांग्लादेश जिसने इसको होस्ट किया है, बांग्लादेश। और फिफ्थ पे उज्बेकिस्तान है। फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आप जरूर याद रखिएगा। और इंडिया की तरफ से जो इम्पोर्टेंट आपको नाम याद रखना है वो अंकिता भगत, अंकिता भगत है जिन्होंने गोल्ड जीता इसमें। इसके साथ साथ बी धीरज, इंडिविजुअल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। और इससे रिलेटेड एक ये था कि इसमें जो इवेंट हुआ है इन बिटवीन क्या हुआ था कि इसमें इलेक्टेड किया गया प्रेसिडेंट को, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड आर्चरी एशिया, जो वर्ल्ड आर्चरी एशिया के जो क्या है प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो कौन हुए हैं? काजी राजीव उद्दीन अहमद चोपल। काफ़ी लंबा नाम है, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको आसानी होगी याद करने में। काजी राजीव उद्दीन अहमद चोपल, बोल लीजिए, चोपल बोल लीजिए इसको। इन लोगों को क्या, इनको अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है किसका? वर्ल्ड आर्चरी एशिया का, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। और ये बांग्लादेश से आते हैं। और जो वर्ल्ड आर्चरी एशिया का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड आर्चरी एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है साउथ कोरिया के अंदर, सियोल में। सियोल, साउथ कोरिया के सियोल में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड आर्चरी एशिया का। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 6th क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इन नवंबर 2025 डैश वाज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक एम्ड एट इंप्रूविंग सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट यूजिंग द वरुणी वेब एप्लीकेशन इन न्यू दिल्ली। इन्होंने बोला है कि हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका क्या नाम है? वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसका एम क्या रहेगा? इंप्रूविंग वाटर, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट करना है। किस चीज़ को यूज करें? वरुणी वेब एप्लीकेशन को। तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? इसको हम डायरेक्ट मार्क करते हैं। जो हमारा आंसर है वो रहेगा नीति आयोग ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। अगर नीति आयोग से रिलेटेड मैं बताना चाहूँ आपको तो नीति आयोग की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो इनके सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, ये इनके सीईओ है VVR सुब्रमण्यम, ठीक है, नीति आयोग के सीईओ है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट टू प्रमोट चाइल्ड राइट, मेंटल हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी एज अनाउंस्ड इन नवंबर। हाल ही में क्या है कि इंडिया की तरफ से इंडिया का एक है, इंडिया की सेलिब्रिटी है जिनको क्या किया है, यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है, जो यूएन की एक यूएन बॉडी है, उसको वो क्या करेगा? इंडिया की सेलिब्रिटी है जो उसको सिलेक्ट किया गया है जो प्रमोट करेगी चाइल्ड राइट्स को, मेंटल हेल्थ को, चाइल्ड्स की जो एजुकेशन है उसको, और चाइल्ड्स में जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करने के लिए इंडिया की जो सेलिब्रिटी है उसको सिलेक्ट किया गया। हमें नाम पूछा गया, उस सेलिब्रिटी का क्या नाम है? जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा कीर्ति सुरेश। जो हमारा ए ऑप्शन है कीर्ति सुरेश, ये एक्ट्रेस है ये। तो ये इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था। अब बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द प्लेटफॉर्म दैट पार्टनर विद द इंडियन AI मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन नवंबर टू लॉन्च नेशन वाइड UAI यूथ, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI फॉर ऑल प्रोग्राम। हमें बताना है कि उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है जिसने इसको लॉन्च किया है, और नेशन वाइड ये लॉन्च हुआ है। तो हम इसको डायरेक्ट मार्क करते हैं। इंटेलीपाथ ये है, इसको लॉन्च किया गया है, इसने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जिसने पार्टनरशिप की है इंडिया AI मिशन के साथ।
और जो किसके अंडर काम करेगा, वो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द की डेवलपमेंट इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय द पीएम मोदी ड्यूरिंग द जनजातीय गौरव दिवस प्रोग्राम हेल्ड इन गुजरात। हाल ही में हमें बताया गया है कि जो जनजातीय गौरव दिवस प्रोग्राम हुआ था गुजरात में, उससे रिलेटेड हमें 3 नीचे स्टेटमेंट दी गई है ABC। हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो हमारा आंसर है, आंसर क्या, जो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या पूछी गई है। तो द ही अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ श्री गोविंद गुरु चेयर फॉर द ट्राइबल लैंग्वेज प्रमोशन सेंटर एट बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन गुजरात। ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि एक चेयर इस्टेब्लिश की गई है, कहाँ पे, बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे किस नाम से, श्री गोविंद गुरु चेयर फॉर किस लिए, ट्राइबल लैंग्वेज प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो ये एकदम स्टेटमेंट एकदम सही है, पहली स्टेटमेंट हमारी एकदम सही है। अब जो दूसरी स्टेटमेंट है, ही इनैगुरेटेड 42 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल डेवलप फॉर ट्राइबल स्टूडेंट एट द कॉस्ट ऑफ 19,000 करोड़। जो अमाउंट है, हमें ये बताया गया है कि इतनी अमाउंट का जो एकलव्य स्कूल्स है, रेजिडेंशियल स्कूल्स है, जो ट्राइबल एरिया के अंदर ये स्पेशली खोले जाते हैं, ताकि जो ट्राइबल्स एरिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एजुकेशन के अंदर ईजिली एसेसिबल बनाने के लिए, एजुकेशन को ईजिली एसेसिबल बनाने के लिए ये स्कूल्स का इनॉग्रेशन हुआ था। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने 42 मॉडल स्कूल है उनको इस्टेब्लिश किया है, कितनी कॉस्ट से, 19,000 करोड़ में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट ये सही है कि 42 स्कूल खोले गए हैं, लेकिन टोटल कॉस्ट है जो वो 1900 करोड़ है, ना कि 19,000 है। तो आप इसको मार्क कीजिएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। अब थर्ड स्टेटमेंट है जो वो पढ़ते हैं, ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 748 किलोमीटर लॉन्ग न्यू रोड टू इनहेंस कनेक्टिविटी इन ट्राइबल रीजन। क्या है कि ट्राइबल जो रीजन रहता है, ट्राइबल जो लोकेशंस रहती है, वहाँ पे ऑल वेदर रोड्स प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या किया है कि 748 किलोमीटर के जो लॉन्ग रोड्स हैं उनको क्या करेगी, उनकी जो पक्का बनाने के लिए, उनको कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ट्राइबल्स रीजन्स में, उसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है कि वो 748 किलोमीटर की जो रोड है वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ पे बनाएंगे वो, तो ट्राइबल एरिया के अंदर। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इससे रिलेटेड जो एक स्टेटमेंट और है जो एकलव्य मॉडल स्कूल की है, 42 तो इनोग्रेशन कर रही है, ये स्टेटमेंट तो सही है कि 42 जो मॉडल स्कूल है, EMRS जिसको बोलते हैं, मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, उनको इस्टेब्लिश तो किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ 50 जो नए, ये तो कर चुके हैं, ये तो बन चुके हैं, लेकिन 50 और नए का अभी क्या करेंगे, ये बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे ये। तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है कि ताकि ट्राइबल एरिया पीछे ना रहे, ट्राइबल जो स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे, वो एजुकेशन उनके लिए ईजिली एसेसिबल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट, रोड बना दी है, एजुकेशन दे दी। अब जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, 250 बसेज हैं उनको क्या किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया है। वो 14 जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात के जो 14 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी को, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को ईजिली करने के लिए वहाँ पे 250 बसेस को फ्लैग ऑफ किया गया है। जो 14 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अकॉर्डिंग टू देयर जो रहेगी जनसंख्या, उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बता रहा था। तो इसमें अगर हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो A और C करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो C हमारा आंसर रहेगा, A एंड C करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे पूछा गया है, इन नवंबर 2025 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके साथ साथ कौन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साइंड a 1-year contract to import 2.2 million ton per annum of LPG for 2026 फ्रॉम। किससे हमने क्या टाई अप किया है, किसने टाई अप किया है, पहले तो ये बताओ। OICL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने टाई अप किया है
एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें क्या करेंगे ये 2.2 मिलियन टन्स पर एनम की जो एलपीजी है वो हमें प्रोवाइड करवाएंगे। हमें बताना है कौन प्रोवाइड करवाएगा, हमें उस कंट्री का हमें नाम बताना है। तो हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रहा था, क्योंकि हम रशिया से ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया पे काफ़ी सैंक्शन लगी थी। तो वो सैंक्शन किसने लगाई थी? यूएसए ने लगाई थी। तो यूएसए ने के साथ हाल ही में इंडिया ने ये टाई अप किया है, जो हमें 2.2 मिलियन टन एलपीजी प्रोवाइड करवाने का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन नवंबर 2025 द कैम्ब्रिज डिक्शनरी नेम डैश एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर। ये वर्ड है ना कि वर्ड है, तो ये वर्ड आप कर दीजिएगा इसको, कि इन्होंने क्या किया है, ईयर वर्ड ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया है इन्होंने। तो उस वर्ड का हमें नाम बताना है। वो वर्ड है पैरासोशल। इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ये ईयरली बेसिस पे करते हैं, हर एक साल ये क्या करते हैं कि एक वर्ड चूज करते हैं जिसको वर्ड ऑफ द ईयर सिलेक्ट करते हैं, जो कि वहाँ के जो ईयर के अंदर जो भी चीज़ होती है, कोई घटना होती है किसी जो उसको डिफाइन करता है, ऐसी चीज़ के लिए ये वर्ड चुने जाते हैं। तो ये पैरा सोशल है, ये इसको सिलेक्ट किया गया है। अब बढ़ते हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। नेम द पर्सन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी का जो होल टाइम मेंबर किसे अपॉइंट किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, जिसने किसको सक्सीड किया है? अश्विनी भाटिया को। अश्विनी भाटिया को हटा के किसको होल टाइम मेंबर बनाया गया है, ये बेसिकली हमसे पूछा गया है। तो जो हमारा आंसर है वो रहेगा संदीप प्रधान। ये संदीप प्रधान है। और ये आपको जैसे पता है कि सेबी है जो, वो क्या करती है, अपनी रेगुलेटरी करती है मार्केट को रेगुलेटर रहती है। और इसमें जो होल टाइम 3 मेंबर होते हैं, इसमें पहले जो है अमरजीत सिंह, और दूसरे हैं कमलेश चंद्रा, ये दूसरे मेंबर है। और तीसरे जो अभी हैं, ये जो संदीप प्रधान है, इनको अपॉइंट किया गया है। और जो इनको अपॉइंट करती है वो कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनको अपॉइंट करती है। और इसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन ये पढ़ते चलेगा कि सेबी के हेड कौन है? सेबी के जो हेड है वो है तुहिन कांता पांडे है जो सेबी के हेड है। अब बढ़ते हमारे 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर श्रीपद येशो नायक इन नवंबर। श्रीपद येशो नायक जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किसके? ये है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, इसके पावर के। तो उन्होंने क्या लॉन्च किया है? ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट के हमें लॉन्च किया इन्होंने। तो हमें बताना है कि इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था। तो इसको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए पहले तो ये पता हो कि ये है क्या, कि ये जो समिट है ये ग्लोबल लेवल पे जो समिट हो रही है, इसमें क्या है कि एनर्जी सेक्टर के लिए एक जगह उस पर उन एंटिटीज़ को लेके आएगी ताकि इन्वेस्टमेंट हो एनर्जी सेक्टर में। तो एक जगह लाके इन्वेस्टमेंट कर सके, ऐसी को क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी। तो इसमें क्या है, इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया ये हमें पूछा गया है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर हुई है ना ये। तो उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने, और साथ में किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। ये टेक्नोलॉजी पार्टनर है आईआईटी कानपुर। ठीक है। और इसके साथ साथ तीसरी भी थी, 3 इसमें तो ये भारत इनिशिएटिव नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा ए और बी। और 3 ने मिल के किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, आईआईटी कानपुर और टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज। तीसरा कौन सा था? टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज। ठीक है। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के अंदर। मैं जैसे बता चुका हूँ कि उड़ीसा की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है, तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने इसको लॉन्च किया और उड़ीसा के पुरी के अंदर हुआ था ये। उड़ीसा के पुरी के अंदर हुआ था। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है पावर के? ये हमें दिया गया है श्रीपद येशो नायक।
ये आप याद रखिएगा, श्रीपद यशो नायक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। और बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की तरफ। जो हमसे 14th क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया रिलीज द बुक द सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस SIS स्टोरी, हाउ एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द बिहार क्रिएटेड अ ग्लोबल सिक्योरिटी एम्पायर इन अक्टूबर 2025, हु ऑथर्ड दिस बुक। हमें बताना है कि किसने ये जो बुक आई है द सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज स्टोरी, इस बुक को हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसके ऑथर कौन है। जो इसकी ऑथर हैं वो है सुधा मूर्ति, जो सॉरी इसमें जो सुधा मूर्ति नहीं है, ये है प्रिंस मैथ्यू थॉमस। कौन है इसके, प्रिंस मैथ्यू थॉमस, ये जो इसकी कौन है, ऑथर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 15th क्वेश्चन की तरफ। जो 15th क्वेश्चन है हमारा, 15th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन नवंबर 2025 द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनवेल्ड अ स्पेशल कमेमोरेटिव माई स्टैम्प टू ऑनर द वेलोर ऑफ विच बटालियन of Indian Army that fought under the Major Shaitan Singh Bhatti during the 1962 India-China War at रिजांगला। रिजांगला जो दर्रा है वहाँ पे इंडिया चाइना की वॉर हुई थी 1962 में, तो उसके नाम से वो माई स्टैम्प जो लॉन्च की गई है, कमेमोरेटिव स्टैम्प है। तो कौन सी बटालियन के लिए लॉन्च की गई है, बेसिकली हमसे ये पूछा गया है। तो जो इसमें हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 13th बटालियन ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट है। कुमाऊं रेजिमेंट की जो 13th बटालियन है उसके नाम से ये लॉन्च की गई है। और ये बटालियन के जो इसको लीड किसने किया था, मेजर शैतान सिंह भट्टी ने, मेजर शैतान सिंह भट्टी ने इसको लीड किया था, इनके नाम से लॉन्च की गई है टिकट। अब बढ़ते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, when is National Press Day 2025 observed to mark the functioning of the Press Council of India। तो ये डायरेक्ट हम मार्क करते हैं कि 16 नवंबर को हम क्या चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल प्रेस डे। और इसकी जो थीम है, थीम आप जरूर याद रखिएगा, मीडिया इन द इरा ऑफ AI। ये इसको क्या है, इसकी थीम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 17th क्वेश्चन की तरफ। जो हमसे क्या पूछा गया है 17th क्वेश्चन में, नेम द स्टेट पुलिस फोर्स दैट बिकम इंडिया फर्स्ट टू अचीव 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स रेट एज रिपोर्टेड इन नवंबर। हमें उस स्टेट का नाम बताना है जिसने क्या किया है कि 100% जो साइबर रिस्पॉन्स है, जो अगर किसी की कॉल आई है तो उसको रिस्पॉन्स रेट रही है वो क्या रही है, 100% रही है। दो जो हमारा आंसर है वो रहेगा ए, गोवा पुलिस। इन्होंने क्या है कि क्लाउड बेस्ड सर्विस क्या की है, स्टार्ट की है, जिसका नंबर है 1930। एक कॉल सेंटर लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किसने किया था, हमारे होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने लॉन्च किया था। और जो 24x7 ऑपरेशनलाइज रहता है ये, और ये क्या करता है, ये हर एक कॉल को अटेंड करता है। इवन अगर मिस कॉल भी कोई देता है तो उसको भी बाद में ये कॉल करके इसको अटेंड करते हैं कि क्या वजह रही जो आपने हमें मिस कॉल दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की तरफ। इसका हमारा ए आंसर रहेगा गोवा पुलिस। अब 18th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच कंट्री होस्टेड 3rd इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस इन नवंबर jointly organized by India's Swami Vivekanand Culture Center under the patronage of ICCR, Indian Council of Cultural Relation। हाल ही में क्या हुआ है कि इंडिया के मतलब किस देश ने भारत के जो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है उसके साथ मिलके क्या किया, होस्ट किया 3rd इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस। हमें उस कंट्री का नाम बताना है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ब्राजील। ब्राज़ील ने ये लॉन्च किया है, ये 3rd जो इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस है इसको होस्ट किया है। और ब्राज़ील के भी कहाँ पे हुआ है, ब्राज़ील के जो साओ पोलो, SAO ये आप याद रखिएगा, SAO साओ पोलो के अंदर ये इवेंट हुआ है। और ब्राज़ील जो पहली साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसने कि आयुर्वेदा को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। कि हम इंडियंस इतना नहीं मानते, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज रहती है वो काफ़ी इस पे इंटरेस्ट दिखा रही है। उन्होंने क्या किया था, पहली साउथ अमेरिकन कंट्री रही थी ब्राज़ील जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था आयुर्वेदा को। और जो हाल ही में क्या रहा है कि इसके 40 ईयर्स हो गए हैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस को। ब्राज़ील के अंदर आप मान सकते हो कि 40 साल हो गए हैं कि ब्राज़ील में
की जो मेडिसिन है आयुर्वेदा पे मेडिसिन को रिकॉग्नाइज करे हुए 40 ईयर्स हो गए और वहाँ पे वो चीज़ चल रही है। ठीक है, और तो यही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता था। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जो थीम क्या थी, इस इवेंट की जो होस्ट किया था, जो 3rd इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस है, इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम क्या है आप लिख लीजिएगा, केयरिंग फॉर एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीबडी एंड एवरी बिंग, एवरी बिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे 19th क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज डेज एज ऑब्जर्व बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन नवंबर 14th। तो क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन है कि पहला तो अगर डायरेक्ट हमसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड डायबिटीज डेज कब ऑब्जर्व करते हैं हम, तो पहला यही बोल देंगे हम कि भी इसका नवंबर 14 आप याद रखिएगा। और उसके साथ साथ जो दूसरा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि थीम, कोई भी डे अगर आप पढ़ रहे हो और यूएन से रिलेटेड अगर कोई डे है, यूएन अगर उसको सेलिब्रेट करता है, यूएन अगर उसको ऑब्जर्व करता है, तो आप वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएन से रिलेटेड अगर कोई डे पूछा जाता है तो आप उसको जरूर याद रखिएगा कि यूएन ने उसको ऑब्जर्व किया है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी बढ़ जाती है। तो उससे रिलेटेड आप डे को भी याद रखेंगे कि कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, और उसकी थीम जरूर याद रखिएगा। तो जो 19th क्वेश्चन है उसका क्या आंसर रहेगा हमारा, सी, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा 19th क्वेश्चन का। अब बढ़ते हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो आज के सेशन का, उसको हम देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय तमिलनाडु पुलिस अगेंस्ट म्यांमार बेस्ड साइबर स्कीम। जो म्यांमार से जो साइबर स्कैम होते थे, उसको हाल ही में क्या किया है, उसको डिकंटिन्यू किया है तमिलनाडु पुलिस ने। उसके लिए उन्होंने क्या ऑपरेशन लॉन्च किया, उस ऑपरेशन का नाम बताना है हमें। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ए, ऑपरेशन ब्लू ट्रायंगल। ये ऑपरेशन ब्लू ट्रायंगल है जिसको तमिलनाडु पुलिस ने लॉन्च किया था, ताकि जो म्यांमार बेस्ड जो साइबर स्कैम होते हैं वो उसमें उनको पकड़ सके। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द ब्राइट क्लासरूम को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे दो सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि हमारे क्लासेस से रिलेटेड आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।